अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की जो बरियत हुई, आज 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया स्पेशल कोर्ट ने। ये मुसलसल ज़ेर बहस है, PTI इस पर तनकीद कर रही है, नरोटा 2 से इसे ताबीर कर रही है, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी पोजीशन क्या है, किस बेस पर इनको बरियत दी गई, इस पर तफसील से आज बात करेंगे क्योंकि फ़ैसला सामने आ चुका। जनाब मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सर-ए-दस्त सदर मुमलिकत का हम जिक्र करेंगे कि जो बार बार डायलॉग की बात कर रहे हैं। आसमा शराजी साहबा के बाद वसीम बदामी साहब से वो मुखातिब थे, डायलॉग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ़ौज के किरदार से वो मुतमईन हैं, कहते हैं इधर भी मनाऊँगा उधर भी मनाऊँगा। फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी अपनी राय देते हैं कि उसे अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ डायलॉग करना चाहिए। तो एक जानिब सदर मुमलिकत ये गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा खासे बरहम हैं। आज़म सवाती साहब गिरफ्तार हुए, PK एक्ट के तहत ट्वीट उन्होंने किया, इल्ज़ाम लगा कि इदारों में उन्होंने म्यूटनी फैलाने की कोशिश की है। 2 दिन का रिमांड उनका FIA ने ले लिया है। मेडिकल भी उनका सामने PIMS मेडिकल बोर्ड ने जारी किया है। 74 साल उम्र बताएगी, कहा गया सेहतमंद हैं। PTI ये कहती है कि नहीं, उन पर तशद्दुद किया गया बहीमाना। इमरान खान साहब मर्दान 4 सदा में मुखातिब थे, वो भी आज खासे तुंदोतेज़ हमले कर रहे थे, जुमले कस रहे थे। सवात का जिक्र भी उन्होंने किया कि वहाँ जो बदअमनी की ताज़ा लहर है उसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है। तो इन मामला पर आज गौर करते हैं। सर-ए-दस्त जी, आज सराजुल हक साहब से मुलाकात थी। ठीक, कुछ दोस्तों को मीडिया के उन्होंने मदऊ किया हुआ था, तो एक जो उन्होंने तफसील बयान की, उस सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है उन्होंने तफसील के साथ। और मेरा ख्याल का वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में खुद गए, बलूचिस्तान में, सिंध में, जनूबी पंजाब में और फिर खैबर पख्तूनख्वा में। और उन्होंने इतने वाक़यात सुनाए रूह फरसा कि एक गिलगित बल्तिस्तान में एक गदर का इलाका है या अदर का इलाका है, वहाँ कहा कि एक बच्ची जो है, एक नौजवान गज़र जी, हाँ जी गदर, 2-2.5 साल की बच्ची नौजवान की गो पास थी। तो उसने कहा अब मैं सोया हुआ था कि पानी घर में घुसाया, कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। मेरी बेटी मेरे साथ लेटी हुई थी, मैंने समझा शायद इसने को पेशाब कर दिया। देखा तो पानी ही पानी था हर तरफ। मैं अंधेरा था, घबरा के उठा तो दरवाजे की बजाय दीवार से टकरा गया। उसके बाद कुछ पता नहीं, ना बीवी का पता, ना बच्ची का पता। कुछ ऐसी पेसर सामानी का आलम रहा है 1.5-2 किलोमीटर के फासले से कहता है, बिलखुसूस सिंध में, जनूबी पंजाब बच्ची जो है जी, वो तो बादयाब हो गई, बेगम का कोई पता नहीं। फिर उन्होंने बताया कि एक घर के 9 अफराद, एक बचा, सब पानी में बह गए। कहने लगे एक अलमारी मिली हम, एक हमारे लोगों को अलखिदमत के जो कारकुन है, उस अलमारी में जेवर था, उसमें मोबाइल फ़ोन थे, उसमें पैसे थे 5 लाख रुपए के करीब। बाकी बह गया, अफराद सब कुछ बह गया। उसको तलाश किया, उसमें टेलीफोन नंबर था, तलाश किया। उस शख्स ने पूछा मेरी बीवी, उनका उसका भी पता चला, बच्चे उनका पता चला। उनका बड़ी जज्बाती सूरत है। अलमारी को लेके क्या करूँगा ना, अलमारी को लेके क्या करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं रहा, सब बह गया। और सिंध में जो मंजर हैं, पानी में डूबे हुए लोग हैं। अभी भी 10 से 12 शहर सिंध के ऐसे हैं जो अभी पानी वहाँ खड़ा है। कल शेरी रहमान साहब बड़ी तफसील से बता रही थी कि मुल्क में कितनी 10 अरब जो है तबाह हुई हैं, कितने रुपए जो है, कितने अफराद वो अलखिदमत जो है वो खर्च कर चुकी है अभी तक। अभी तो 45 से 60 अरब डॉलर मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है सर। अब तो 5 अरब कहते जी और हम जमा कर रहे हैं, लेकिन 17 NGOs हैं जो ये काम कर रही हैं। उनको एक जगह यकजा हैं, वो एक दूसरे से राब्ते में हैं। तो हमने उनसे अर्ज़ किया कि आप कुछ सारी NGOs मिलकर एक सर्वे कर दें क्या कि किस बात किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, कि ज़रूरियात अभी क्या है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत रिलीफ तो हुआ। और देखें, लेकिन मैं अब देख रहा आगे ज़रूरियात हूँ, ज़्यादा अभी भी देखता हूँ ना, इतने टेंट आए हैं, कहाँ गए हैं। कामरान खान के प्रोग्राम में मैं देखता हूँ ना, वो सारा दिखाते हैं। अभी भी लोग जो खेस चारपाइयों पर रखे हुए हैं, उनके शामियाने बनाए हुए हैं, वो खैमे नजर ही नहीं आते कहीं। तो मैंने उनसे कहा जी आप एक सर्वे करवाएं, फिर उसके बाद सियासत को भूल जाएं।
वजीर आजम के साथ बैठे, बिल्कुल ठीक, वज़रा आला के साथ बैठे मुनासिब तजवीज़ है सर। हैं, और अगर नहीं, नक्शा बनाए, ये सियासत तो होती रहेगी, लेकिन सर असल तो मगर नुकता यही रोना है। एक और भी तो है, असल रोना यही है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उनके दरमियान कोई नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। उनके रब का फुकदान है। पंजाब हुकूमत एक दूसरे उधर से देख शिकायत रही है, करते हैं, वफाकी सूबाई हुकूमतें हुकूमत कहते हैं देख वफाक रही हमें है, फंड्स नहीं दे KPP रहा। के सिवाय सिंध के और वफाक के और किसी सूबों नहीं, के हार दरमियान नहीं, कोई ये जो अलमिया है, ये तो कभी भी हमने नहीं और कुछ नहीं तो सैलाब ज़दगान के लिए ही, उनकी खुदा हालत के इज़हार लिए। के लिए ही ये कोई आपस में इंसान लायज़ान बन बना जाओ। लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान तो बन जाओ, देखो तो सही घर में ये जो गम की कैफियत है, ये भी इकट्ठा नहीं करती। बिल्कुल ठीक। देखिए अब इमरान खान साहब आज क्या फरमा रहे थे, फिर हम कोशिश करते हैं इफ्तिखार दुरानी साहब से भी रब्ता करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, फिर सदर मुमलिकत के ताज़ा अफकार का भी जिक्र होगा, और फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की बरियत का मामला ज़ेर बहस आएगा। देखिए खान साहब क्या कह रहे थे। बार बार 20 साल कहता रहा कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। अब सब गवाह हैं कि एक ड्रोन अटैक नहीं होने दिया हमने। स्वात के अंदर जो हो रहा है और कबायली इलाके में भी, जो पुराना कबायली इलाका था, मैं आज फेडरल गवर्नमेंट से पूछता हूं, क्या आप जिम्मेदार हैं इसके? आपने कैसे इजाजत दी? बॉर्डर आपके कंट्रोल में है। तो मैं आज सवाल पूछता हूं, फेडरल गवर्नमेंट मुझे जवाब दो कि क्या आपका सिर्फ यह काम रह गया है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाओ, हमारे लोगों को जेलों में डालो? आजम सवाती को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या यह तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम है अमन, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। इन इलाकों में जो स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? महमूद खान चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको आज कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को से पूछें कि आप अगर जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो फिर हमें संभालने दें, हम करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। इज्जत अल्लाह देने वाला है। वो भी आज ये बड़े चोरों को छोड़ रहा है और एनआरओ दे रहा है। कि सीनियर रहनुमा जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। दुरानी साहब को खुशामदीद कहते हैं। ज़रा साथ रहिएगा। खान साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, आज़म सवाती साहब का मामला भी आपसे डिस्कस करना है, लॉन्ग मार्च की बात भी आपसे करनी है, लेकिन उन मामला को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद भी देखें और सुने कि जनाब सदर क्या फरमा रहे हैं इन्हीं मौज़ूआत पर। देखिए वसीम बदामी साहब के साथ जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो वो क्या कह रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और डायलॉग की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात तो ये है कि आज़म सवाती साहब, उनसे जितना भी आप इख्तलाफ कर लें, और इस बात की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी पर तशद्दुद किया जाए, और एक शख्स जो रुकन कौमी असम्बली रह चुका हो, सेनेटर रह चुका हो, वफाकी वज़ीर रह चुका हो, एक बावकार सियासतदान हो, हैं अभी भी सेनेटर। और देखिए अभी अगर उन्होंने वो जज्बाती हो गए, जो फैसला आया शहबाज शरीफ साहब का, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय उसके बारे में भी उन्होंने उसको एस्टेब्लिशमेंट की झोली में डाल दिया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो नामुनासिब थे, नहीं करने चाहिए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बेतौकीरी की जाए। और ख़ान साहब जो इस पर एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान साहब, उस एहतजाज में मैं उनके साथ शरीक हूँ। ठीक, इफ्तिखार दुरानी साहब। और अगर आप तशद्दुद करते हैं और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसका पूरा नोटिस ले और तहकीकात होनी चाहिए इसकी। हालांकि इन्होंने पिम्स का बोर्ड बैठाया था, वो तो कह रहे हैं सेहतमंद बोर्ड तो ऐसे ही बैठते हैं। दुरानी साहब नहीं, पिम्स का बोर्ड तो बैठ गया। अगर किसी ने उनको खुदा न खास्ता जैसे कहा जा रहा है उनकी कोई बेतौकीरी की है, कोई बेतौहीन की है, उसका कोई सबूत तो नहीं आएगा ना। सही। दुरानी साहब ये देखिए लेकिन एतजाज हसन साहब ने भी एक बयान दिया, मगर ये बुनियादी बात है, इस पे खान साहब को चाहिए कि अपने तमाम लीडर्स को भी हदायत जारी करें कि वो एहतियात के साथ गुफ्तगू करें। चलें दुरानी साहब, एतजाज हसन साहब का भी एक बयान आया था, पीपल्स पार्टी तो उससे अलग होगी, कहने लगे जी हम इससे इजहार लाताल्लुकी करते हैं। आपके हाल बता सूरत हाल और है, क्या पार्टी की पॉलिसी है जिसका उन्होंने इजहार किया, ये एक ज़ाती राय है, और क्या आप उससे डिस्टेंस करेंगे? तशद्दुद की मजम्मत तो शामी साहब भी कर रहे हैं अगर हुआ है तो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहली तो बात ये है कि जो रियासती माइंड सेट है, 1947 में हमें आज़ादी मिली लेकिन ज़हनी आज़ादी नहीं मिली। रियासती माइंड सेट कॉलोनियल है जी। ये जो कस्टोडियल टॉर्चर है ना जी, ये हमारे पर गोरा करता था जब हम गुलाम थे। ये एग्जैक्ट क्लासिक एग्जाम्पल है शहबाज गिल और अभी स्वाति साहब। मैं तो हैरान ये हूँ कि जिस शख्स ने ये किया, आया उसका अपना वालिद नहीं है, आया उसके अपने घर में फैमिली नहीं है। एक इंसान होने के नाते, मुसलमान भी नहीं, इंसान होने के नाते एक 73 साल शख्स को बरहना करना और उसके साथ ज्यादती करना, आया ये किसी माशरे को किसी सूरत में भी जचता है? हम अपने आप को माशरा कह सकते हैं? ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त से कोई इख्तलाफ हमें नहीं होगा, ना किसी और को हो सकता है। असल सवाल ये है कि जो गुफ्तगू उन्होंने ट्वीट में की उससे आप एग्री करते हैं? क्या वो पार्टी पॉलिसी है या उनकी ज़ाती राय है? क्या वो उन्हें ऐसे अल्फाज अदा करने चाहिए? देखें, ये बच्चा पाकिस्तान का ये देख रहा है जामी साहब, आप इस पे आंखें बंद नहीं कर सकते। ये अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आप माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक केस जिसमें 7 में से 6 उसके विटनेसेस को हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, जिसमें वकील जो है, जो जज साहब का नाम है, हाई कोर्ट के जज साहब के जस्टिस असद जावेद खरल साहब, लिखते हैं कि ये क्लासिक केस है। वो कहते हैं कि जी ये एक मुनज़्ज़म जराइम की क्लासिक एग्जाम्पल है। 14 सफ़ों का उनका ये फैसला था जब ये हाई कोर्ट गए थे। उसमें बगैर फर्द जुर्म आयद हुए, जो कि 11 अप्रैल को दोनों बाप बेटा यानी कि शहबाज शरीफ और हमजा के ऊपर लगनी थी, फर्द जुर्म आयद किए बगैर FIA ने उनको छोड़ दिया। मुझे याद आया वो केस जिसमें असद दुरानी साहब ने एफिडेविट दिया सर खान साहब के केस में और कहा कि जी मैंने इसको पैसे दिए नवाज शरीफ 14 करोड़ रुपया। तो इसी FIA ने कहा, ये बात तो तफसीलात में जाया दुरानी साहब, आप तो तफसील में जा रहे हैं। हम एक अदालत का फैसला है, उसके खिलाफ अदालत में चले जाइए, बिल्कुल उसके ऊपर तनकीद कीजिए। बात बड़ी शाइस्तगी के साथ, अगर किसी के साथ तशद्दुद हुआ उसकी मुजम्मत, देखिए कस्टोडियन। बात यह कि जो वो कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक करते हैं कि ये ट्वीट पार्टी पॉलिसी है या उनकी जाती राय है? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं। अल्फाज का चुनाव जो है, हम जब एक शाइस्तगी और तहजीब का तकाजा भी है। आप उनसे डिसएग्री करते हैं, मुजीबर रहमान शामी साहब और जामी साहब, आप दोनों डिसएग्री करते हैं कि उनका ये जो बयानिया उन्होंने बोला -1 साहब को जो उन्होंने रेफर किया, आया वो गलत है? देखिए, गलत या सही की बात नहीं हो रही। हम आपकी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है। हम अल्फाज के चुनाव की बात कर रहे हैं। हमें देखिए, बात सुने, हमें तमीज से, तहजीब से, शाइस्तगी से बात करनी चाहिए। बाकी तो देखें, यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। आप देखिए, जो तारीख की बात कर रहे हैं, तारीख में तो कई झोल हैं। नहीं, फिर वो मुखालिफिन जो PTI के, वो मोहसिन बेग साहब के घर जैसे आए थे लोग, PTI के मुखालिफिन जो हैं वो PTI के बारे में कहते हैं। जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलती है, उस पर वावेला किया जाता है। हमें उससे गरज नहीं है। आपका एक अपनी राय है, आपको हक हासिल है अपने नुक्ता नजर के आज़ार का। हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं। नहीं, वो इसीलिए शामी साहब, इसीलिए दुरानी साहब, शामी साहब को आप क्योंकि दानिश्वर करार दे रहे हैं, जो कि हैं भी, तो वो इसीलिए अर्ज कर रहे हैं आपसे, इसीलिए फरमा रहे हैं कि ये जो शाइस्तगी है, तहजीब का दामन है, ये हाथ से नहीं छूटना चाहिए। तनकीद बेशक हो, जो देखिए, जो बदतहजीबी करता है, जो तशद्दुद का निशाना बनाता है, उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें दो राय हो नहीं सकती। नहीं, मुझे बताए ना जामी साहब, हम जो है या शामी साहब, हम इसको छोड़ दें वजह को? बिल्कुल ना छोड़ें। बात सुने, आप सिर्फ ये कहें, इमरान खान साहब से ये अर्ज करें, हमारा पैगाम भी पहुंचाएं अपने कारकुनों को। नहीं, खान साहब तो ऐसे नाम नहीं लेते। खान साहब जलसे में आज मुखातिब थे, उनको कहें, लेकिन खान साहब तो नाम नहीं लेते। उनको कहें एहतियात से बात करें, बात जरूर करें। अल्फाज का चुनाव जो है वो उनकी शख्सियत, जो आदमी बात करता है ना, अल्फाज का चुनाव जो है उनके मुताबिक होना चाहिए ना हर शख्स के। अब आपसे हम तवक्को रखते हैं, आपसे हम तवक्को नहीं रखते आप गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं
कि आप रिएक्शन देख रहे हैं, एक्शन पे क्यों नहीं गुफ्तगू हो रहा है, ये कौन कर रहा है? एक्शन का अपनी अपनी आप राय है। क्यों स्पेस दे रहे हैं एक्शन? देखिए, हम इस माशरे को नीचे जाने दें, क्योंकि इसमें झोल तारीख में रहा तो हम मुस्तकबिल में भी दुरानी झोल साहब, रखेंगे। आपके मुखालिफ आपके बारे में कहेंगे, आप उनके बारे में कहेंगे, बिल्कुल कहें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक डिबेट जो है, बात ये है सर अच्छी कि डिबेट आप हो, चाहे ये माने या ना माने, दलील के साथ हो। ये जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया वो आपकी पार्टी पॉलिसी नहीं अगर होती तो खान साहब जलसे में बरमला वही नाम लेते जो सवाती साहब ले रहे थे और आप भी लेते। अगर आप भी नहीं ले रहे, खान साहब भी नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब उनकी ज़ाती राय थी और यही अर्ज़ करने का मकसद था कि तशद्दुद हुआ तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी पार्टी पॉलिसी बज़ाहिर दिखाई नहीं देती नाम लेने वाली। बाकी आप इख्तलाफ एतराज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह चलें रहा हूं आप कि मान गए कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। बहरहाल रिएक्शन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, चलें। आप एक्शन क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मेरी गुजारिश ये है, वो डिस्कशन जो अगर है हमने माशरे उसको, को वो दुरुस्त डिस्कशन करना का है। फोरम अदालत है। बिल्कुल एक ठीक। अदालत के फैसले के खिलाफ दूसरी अदालत में अपील होनी चाहिए और वहां फिर हम प्रोग्राम वहां क्यों ये कर अपने रहे हैं? ये पॉइंट्स नहीं होने चाहिए एजिटेट प्रोग्राम। करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर, देखिए ना, इजाज़त है कि अब सवात का भी अगर जिक्र कर लें क्योंकि आप भी इसको समझते हैं, तो आपको याद होगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आपके दौरे हुकूमत में ही जिम्मेदारियां दी गईं और वहाँ से इनखला हुआ जब उस वक्त कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद साहब हुआ करते थे। आज खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये विफाक की जिम्मेदारी है, हालांकि आपके अहद में ही सिविल इंतज़ामिया को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई थी। जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे एक बड़ा अच्छा यंग लीडर है मुराद, उसकी एक बड़ी अच्छी क्लिप है, अगर आप चलाएंगे तो आवाम को समझ भी आ जाएगी। उनसे बात भी जब ये करेंगे। आपका अभी जब ये हुआ पीस प्रोसेस अफगानिस्तान में हुआ तो हमारी टीपीपी के साथ मुज़ाकरात की हुई। ये वो टाइम था जब हम हुकूमत से जा रहे थे, यहाँ पे पॉलिटिकल टर्बुलेंस था और ये पीडीएम वाले हुकूमत में आ रहे थे। तो उस सिचुएशन में जो कि किसी ने भी उसके ऊपर नजर नहीं रखी, ये एक दाखिली सूरत हाल है जिसमें टीपीपी वापस जो है पाकिस्तान आ रही थी और वहाँ पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा स्वात में कंटोनमेंट भी है। अगर आपको पता चले याद हो तो उसी वक्त कंटोनमेंट एस्टैब्लिश हो गई थी, तो वहाँ पे फौज भी मौजूद है। मुराद सईद ने बर्मला इस चीज को हाईलाइट किया तो वजीर दाखिला साहब ने कहा वो गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक। फाइनली एस्टैब्लिश हो गया कि टीपीपी जो है मुनज़्ज़म तरीके से वापस इलाकों में आ रही थी। ये एक दाखिली सूरत हाल है जिसमें आपका एक बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है जिसको और इस पे जारी बात है संजीदगी ही दरकार है इसको डील करने के लिए, बजाय इसके कि पॉलिटिकल इसको दिया जाए। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। इसमें तो सर, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल बैठे और दोनों के हुक्काम मिले। हाँ। इसमें तो शामी साहब, मैं कोई मसला तो ऐसा हो जो हम मिल बैठकर हल कर लें। नहीं, मेरी यार सुने, ये इतना आसान मामला नहीं है। देखें, इसमें खुलूस नियत सर चाहिए। जब इन्होंने जिरगा करने की कोशिश की, इन्होंने सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं किया। ये आप चेक कर लें, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ। इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। चलें, हमारे जो लोग थे, जो स्वात के कुछ चीफ मिनिस्टर भी स्वात से है, मुराद भी स्वात से, हमारे बाकी वज़रा भी कुछ स्वात से हैं, उन्होंने इसको हाईलाइट किया कि ये हो रहा है। आज भी मुराद रोजाना स्वाद जाता है और ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये बड़ा सीरियस इशू है। बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब, इस पे आने वाले दिनों में भी बात करेंगे तफसील से। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त यहाँ खत्म हो गया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बेनामी अकाउंट्स का बड़ा जिक्र किया गया कि शहबाज साहब और हमजा साहब ऑपरेट करते रहे हैं। FIA से साबित नहीं कर सका, जो फैसले में बार बार कहा गया। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया था। 66 गवाहान हैं जिनके बयानात रिकॉर्ड किए गए और फिर उन बयानात को आप बयान हल्फी के तौर पर वो मार्केट में भी आए, मंजर आम पर भी आए, किसी दुकानदार का, किसी मकसूद का, वगैरह वगैरह का। लेकिन फिर जो फैसले में लिखा गया कि इन गवाहों ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज का नाम नहीं लिया, किसी भी बैंकर्स ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान भी नहीं दिया और FIA कोई सबूत भी नहीं दे सका। देखिए, अब ये तो एक फैसला है कानूनी, अदालत ने लिखा है। अब इसके खिलाफ दूसरी अदालत में चले जाएं आप, हम तो इस बहस में पढ़ नहीं सकते ना। चलें फिर मुनीर साहब सुनते हैं एक ब्रेक के बाद। फिर एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुनीब साहब खुश आमदीद आपको। 66 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए, किसी ने हमजा शहबाज या सलमान साहब का नाम नहीं लिया। फिर तफसीलात में जाएँ तो हज़ारों सफ़ात और मुश्तमिल वॉल्यूम्स थे चालान में। फिर एक बयान हल्फी ताज़ा नज़र से गुजरा जो पहले भी इसका हिस्सा रहा कि एक दुकानदार के अकाउंट में 39 लाख रुपए की ज़ायद की ट्रांजैक्शन जो 161 के तहत उसने ये बयान दिया था, लेकिन वो भी लाइल्मी का इजहार कर रहा है। किन बुनियादों पर बरियत हुई,
क्या FIA मुकम्मल नाकाम हुआ? बहुत शुक्रिया जामी साहब। एक तो मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, जरा ये ठीक करवा दीजिए। वो हो जाएगी, आप बोलते रहें, हमें आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, उसमें गुजारिश ये है कि जब आप कोई भी केस प्रोसिक्यूशन शुरू करती है, खास तौर पर जब कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, अब चले इस मामले में हम FIA को देखते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास जो इनिशियल मटेरियल है वो क्या है। सही। अब जब ये FIR दर्ज हुई और उसके बाद मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, तो एक गलती जो मैं समझता हूँ FIA की जानिब से और शायद शहजाद अकबर साहब की जानिब से भी की गई, क्योंकि बहुत ओवर जेलस थे और चाहते थे कि फौरी तौर पर इसमें कन्विक्शंस हों, वो एक बुनियादी गलती करके एक तो रेलेवेंट लॉ इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जिक्र वो करते रहे मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ एज अ सब्जेक्ट फाइनेंशियल क्राइम्स पढ़ने का, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग साबित करना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ममालिक में मुश्किल है, पाकिस्तान में तो दूर की बात है, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। इस पैसे को, ये जितनी भी रकम तब्दील हुई, ये साबित करना कि ये सारी प्रोसीड ऑफ क्राइम है और चोरी, करप्शन, एक्सटॉर्शन, भत्ते या किसी किस्म की किकबैक या करप्शन का पैसा है, ये साबित करने में FIA मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। दूसरी बात यह है कि FIA का जो मेजर रिलायंस थी, इनफैक्ट टोटल रिलायंस, वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के ऊपर थी, को एक्यूज की स्टेटमेंट के ऊपर थी। वो बयान जो 161 के तहत आप किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने कोई भी गवाह देता है जिसकी अदालत के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अनलेस इट इज corroborated बाय अदर एविडेंस। तो ये एक बात तो एडमिटेड फैक्ट है कि अकाउंट्स बनाए गए और वो बेनामी अकाउंट्स थे, उनको ऑपरेट किया गया, वो तो वाजे लिखा हुआ है कि वो RSML यानी रमजान शुगर मिल लिमिटेड के जो CFO थे उनके इंस्ट्रक्शंस पे बनाए गए और बैंकर्स ने वो रिकॉर्ड भी दिए हैं। अब वो FIA इसको ये साबित नहीं कर पाई और कनेक्ट नहीं कर पाई कि ये अकाउंट्स और इनका डायरेक्ट कंट्रोल हमजा शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में, यानी क्या वो इन्हें ऑपरेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। अब ये टेक्निकल इशू है। दूसरा टेक्निकल इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब का तो खैर मुकदमा शुरू से उसकी नौयत मुख्तलिफ थी कि वो इन तमाम मामलात के अंदर उनकी कोई कंपनी के अंदर कोई पोजीशन नहीं थी, ये मिल्स के अंदर या उनका नहीं था। उनके ऊपर जो इल्जाम रहा है कि वो अपने बच्चों को, दोनों साहबजादों को एडिंग एंड अबेटिंग करते रहे, क्योंकि वो वज़ीर आला थे और बड़ा असर रसूख था उनका, तो वो एड और अबेट करते रहे। और फिर शहबाज शरीफ साहब को भी जाहिर बात है अलाइन किया गया, उनको रोप इन करने की कोशिश की गई इस मुकदमे के अंदर, लेकिन उनका केस तो बड़ा मुख्तलिफ था और उनके ऊपर तो खैर ये चार्ज वैसे भी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब इशू ये है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को एक बड़ा टेक्निकल रिलीफ यहाँ पर मिला है कि प्रोसिक्यूशन उनको जोड़ नहीं पाई उन तमाम अकाउंट से या बेनामी अकाउंट से जो कि चलाए जाते थे। अब एक प्रैक्टिस जो कि आपको भी पता होगी और शामी साहब को भी पता होगी कि जो मुख्तलिफ कारोबारी हजरात हैं, ये उनमें एक कॉमन प्रैक्टिस है, उसे रिवर्स रेमिटेंस कहा जाता है। वो मैक्सिमम अगर केस बने और अगर वो रिवील हो जाए तो वो टैक्स लायबिलिटी का केस बनता है। यानी कि होता ही है कि पैसा यहाँ से इकट्ठा होता है, कारोबारी पैसा होता है, चाहे वो चीनी बेचकर हो या किसी और तरीके से हो, उसको रिमिट किया जाता है थ्रू सम मीन्स मुल्क से बाहर और फिर रिवर्स रिमिट कराया जाता है अपने अकाउंट्स के अंदर या वापस पाकिस्तान के अंदर लाया जाता है ताकि वो टैक्स अवॉइड किया जा सके। कानूनी तौर पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है जो कि अडॉप्ट की जाती है कारोबारी लोगों। यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? नहीं जी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सर उसका बेटिंग एक इंग्रेडिएंट है, हमेशा याद रखें कि पैसा चोरी या जुर्म का होना चाहिए। अगर साबित नहीं कर सके कि ये पैसा जुर्म का है, डर्टी मनी है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक इंग्रेडिएंट ही फेल हो जाता है, उसका टेस्ट फेल हो जाता है, वो प्रूव नहीं हो सकता। गोया मुनीब साहब, अब ये तो हजारों सफात में फैली हुई गवाहियां हैं और जो फरीक मुकदमा, आप भी माशाल्लाह बहुत बड़े वकील हैं, हर मुकदमे में ऐसा होता है, दो वकील खड़े होते हैं, एक कहता है मुल्ज़िम को फांसी दे दो, दूसरा कहता है बरी कर दो। तो आप अगर जज होते तो आपका फैसला भी यही होता जो एहतसाब अदालत ने सुनाया है। देखिए, ये शामी साहब, ये स्पेशल कोर्ट है सेंट्रल, इसके अंदर ये सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स के मामलात आते हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत सी जगह पर आपको बादियों नजर में पता लग रहा होता है कि यार ये कारोबारी नौयत का और ये टैक्स अवॉइड करने के लिए ये एक तरीकाकार, एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। लेकिन बहुत से मुकदमात या मामलात ऐसे होते हैं जहां पर आप को नजर आ रहा होता है कि यार ये केस की शक्ल तो कोई है और शायद ये इल्जामात के अंदर भी वजन है, लेकिन इनके अंदर सबूत की बड़ी शदीद कमी है।
अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओपिनियन के ऊपर बेस करके तो आप लोगों को सजाएं नहीं दे सकते। मनी साहब देखें, एक बात तो आपने वाज़ेह की ना कि बेनामी evidence अकाउंट्स तो बनाए गए लेकिन उनका लिंक नहीं जोड़ सके, एक तो ये बात साबित हुई। दूसरा, इसमें थोड़ा सा हटके एक सियासी एंगल भी है ना, जो मकसूद चपड़ासी और जो डायरेक्टर रिजवान साहब थे उनकी जिस तरह मकसूद मलिक कह लीजिए जी, जो मशहूर ज़माना नाम उनका लिखा गया, जैसे मुश्ताक चीनी, मुश्ताक अथोड़ा कहा गया, जो शहजाद अकबर साहब भी हमें सुनाते थे ये नाम, और फिर रिजवान साहब की जिस तरह रुखसती हुई, उसको लेकर के पीटीआई ये समझती है कि इनको राह से हटाया गया है, इल्ज़ाम आयद करती है कि इनके ये चूँकि चीज़ों को परसू कर रहे थे। ये कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है? देखिए, बात यह है, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे डॉक्टर रिजवान साहब को, अच्छी शख्सियत है, मैं ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ और उनके साथ बहुत सी मुलाकातें भी रही। इनफैक्ट जब वो ये सारा मामला चीनी स्कैंडल भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो मेरी मुतअद्दिद दफ़ा उनसे मुलाकात होती थी और मेरे उनसे आर्गूमेंट भी यही होता था कि आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का, आपके बॉस शहजाद अकबर साहब, बाय द वे शहजाद अकबर साहब भी बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे सीनियर थे लॉ स्कूल में, तो मैंने बार बार ये बात मैं शहजाद साहब से भी आर्ग्यू करता था और डॉक्टर रिजवान साहब से भी, ये बार बार आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करते हैं, आप इस पैसे को लिंक कर सकते हैं किसी डर्टी सब्जेक्ट से या डर्टी मनी से कि ये पैसा बड़ा जुर्म का पैसा है? तो उसका जवाब कोई मुझे सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता था। वो कहते नहीं जी देखें वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, ये तो देखें नहीं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ। मैंने कहा नहीं, आप इंग्रेडिएंट बताए क्या साबित कर सकेंगे? तो जवाब नहीं मिलता था। मसला ये है कि अगर डॉक्टर रिजवान साहब फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो पीटीआई ने, हमारे दोस्तों ने कहा कि जी उनको कत्ल करवाया गया, सिंपल अल्फाज में, जो कि मैं समझता हूं कि हकायक के बिल्कुल मुनाफी है। डॉक्टर रिजवान साहब, जो मेरी इत्तला है, एक तो ये कि उनको कार्डियक मसला था एंड प्लस ही वाज अ कैंसर सर्वाइवर, जो मुझे पता लगा। डॉक्टर साहब के साथ बहुत से लोगों ने कहा जी हमारी बात हुई, वो बड़े परेशान थे, उन पे बड़ा प्रेशर था। देखिए, प्रेशर तो एक जॉब का नेचर ऑफ जॉब है, प्रेशर तो होते हैं। अभी भी जो लोग मुनीब, अब वो तो इल्जामात है ना, अब जैसे जितने मर्जी लगाते चले जाएं, यानी और जितना मर्जी बयानियां बनाते चले जाएं, उसकी तो कोई अहमियत नहीं है मेरा ख्याल। ये तो सियासत की फुलझड़ियां हैं जो हमारे सियासतदान छोड़ते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ। और मनीष साहब, ये भी तो सियासत की फुलझड़ी होगी ना कि एक ज़माने में गवाहान आते थे, उनके बयानात मंजर आम पर आते थे, इतना ज़्यादा कंटेंट शेयर किया जाता था, मीडिया पे डिटेल डिस्कस हो रही होती थी, और अब वही इदारा कह रहा है हम साबित नहीं कर सकते। तो ये तो एक एतराज़ रहेगा ना हमेशा के लिए ऐसे केस। हर मुकदमे में रहता है। मैं उसमें अर्ज करता हूं जामी साहब, भुट्टो साहब के खिलाफ मुकदमा है, वो भी हजारों सफात पर मुश्तमिल है। जी मनीष साहब, देखिए बात यह है कि मैं आपकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ जो एवनफील्ड का केस था, उसके अंदर तकरीबन जो पेपर ट्रेल है उसका वो 4000 पेज उसका था नैब के अंदर। शहबाज शरीफ साहब की जो पेपर ट्रेल है जो नैब के अंदर मौजूद है, वो तकरीबन 30,000 सफात के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है जी, आप अल अजीजिया का फैसला पढ़े तो भरमार है विटनेसेस की जी कि ये फलाने ने ये किया, वो किया, वो किया। लेकिन मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, मैं पहले भी कहता था, मैंने 2018 में भी कहा कि ये फैसले जो ट्रायल कोर्ट से हुए हैं, ये हाई कोर्ट के स्टेज पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, और ये कानून और आइन के टच स्टोन्स पर नहीं आते। शहजाद अकबर साहब भी सियासी तौर पर वही करते रहे जो इमरान खान साहब को सूट करता था। बीच में से उन्हें भी पता था कि इधर कन्विक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जिस स्टैंडर्ड का आपको प्रूफ और एविडेंस चाहिए वो मौजूद ही नहीं था। चलें, आप ये कह रहे हैं कि वो एविडेंस नहीं था जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को साबित किया जा सके, क्योंकि पैसा चोरी का हो या जुर्म से आया हो तो मनी लॉन्ड्रिंग लगती है, अदरवाइज़ ये टैक्स लायबिलिटी का केस बनता है। मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने इख्तिसार के साथ मामला सुलझा दिया। शामी साहब, आखिरी 3-4 मिनट अब रह गए। देखिए, मौलाना मुफ्ती महमूद जो हैं वो 14 अक्टूबर 1980 को अल्लाह को प्यारे हुए थे जी, सिर्फ 61 साल की उम्र। बड़ी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक की उन्होंने क़यादत की भुट्टो साहब के खिलाफ, और 1977 के इंतखाबात में डेरा इस्माइल खान से मौलाना मुफ्ती महमूद के खिलाफ इलेक्शन लड़ा भुट्टो साहब और शिकस्त खाई, और उनकी अब बरसी मनाई जा रही है। उसका एक बड़ा जलसा भी इस्लामाबाद में हो रहा है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने याद भी फरमाया है। तो मैं तो वर्चुअल प्रेजेंस मेरी जो है हो जाएगी, उनका जो चेहरा मैंने लिखा हुआ है बरसों पहले का, अच्छा, उसको पढ़ के सुनाता हूँ जितने वक्त में आ जाए। प्लीज। मौलाना मुफ्ती महमूद, पेशानी कुशादा मतलाए अनवार, आंखें रोशन जिंदा ओ बेदार, वाह, उभरे हुए मुस्कुराते रुखसार, गंदमी रंग में सुर्खी के आसार, सर के बाल पटेदार, दाढ़ी फैली हुई बावकार, स्याही पर सफेदी यालाबार,
शाने चौड़े और मजबूत मर्दाना वार, नाक सितवा कद म्याना, जिस्म घना एक शजरे सायादार, क्या उम्दा। पुरसकूं जैसे दामने को सार, और लबास से सादगी आश्कार, कंधों पर मुस्तकिल रुमाल के जस्दे खाकी का हाशिया बरदार, वाह क्या उम्दा तरकीब। दमे गुफ्तगू दलील की गुफ्तार, दमे जुस्तजू फर्ज की पुकार, आराम से हर लहजा इनकार, मतमाए नज़र इस्लामी इक़दार, अवामी हकूक़ का पासदार, उनकी हिफाजत के लिए हर दम चौकस व तैयार, वज़ीर आला मगर चटाई से सरोकार, तकल्लुफ़ात से बेजार, बोरिए पर दरबार, अजीब साहिब इख्तियार, ग़ुलाम अहमद मुख्तार वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी निगाह में हेज दौलत के अंबार, उसकी निगाह में एक मुफलस व जरदार, तन्हा भी लश्कर जर्रार, कसरतें उसके सामने नगूसार, इस्तकामत का कोहसार, नाराए हैदर कर्रार, फिरका बंदी के खिलाफ खुली तलवार, इत्तेहाद का अलमबरदार, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का सालार, कौम का बेताज ताजदार, नवीद काफिलाए बहार, मैदान सियासत का शाह सवार, अहले दिल के लिए सरमाया इफ्तिखार, अहले दिल के लिए अहले दी के लिए सरमाया इफ्तिखार, अहले दिल के लिए वजाए करार, देवबंद के गले का हार, वाह पाकिस्तान पर 100 जान से नुसार, क्या बात। अल्लाह ताला अफगानिस्तान पर अश्कबार जहाद की ललकार, उससे लर्जा बरंदाम इश्तराकी और सरमायादार, हर जिन से बादार, वो एक कलमाए पायदार, बावकार बाकिरदार, आबद शब जिंदादार, रवायात इस्लाफ का निगहदार, अल्लाह ताला सर उनके रहमत दर्जात बुलंद फरमाए। परवरदिगार, आमीन। खाबीदा उस शरर में थे सर आतिश कदे हजार, क्या बात है और सर, तेरी बहुत लहद पे खिले जावेदा गुलाब के फूल। क्या बात है। आमीन। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन एक ब्रेक। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।